आइए देखें। वी हैव बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की हमारी कौन सी क्लास है? छोटा पड़ गया बोर्ड, ये छोटा बोर्ड छोटा हो गया। चलो, लेट स्टार्ट नाउ। पिछली बार हमने आपके साथ डिस्कशन में क्या किया, कंटीजेंट लायबिलिटी तक का डिस्कशन किया था। तुमने कौन से पार्ट में बोला था डिस्कशन कौन सी दिक्कत है? हाँ भाई देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी का बड़ा सीधा सा अर्थ है, एनी लायबिलिटी या एनी ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, तो कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। मतलब आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया, भाई आपका जो प्रोडक्ट था वो फॉल्टी था, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। आपने कहा ऐसा होता ही नहीं, मेरा तो आईएसओ टेस्टेड है, मेरा आईएसआई मार्क टेस्टेड है, मेरे सारे क्वालिटी सिम्टम सब कुछ चेक है, ऐसा हो नहीं सकता। आप कोर्ट में प्रूव कर लीजिएगा, अगर नुकसान हो, अगर मान लो हमारा फॉल्ट पाया गया तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। सो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर मुकदमा चला गया एंड यू लॉस्ट दैट सूट, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इट इज लायबिलिटी ऑन यू देन। सो एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन which may or may not arise depending upon happening or not happening of any event in future, so contingent liability बोलते हैं। ठीक है? आप बता रहे हैं, पेज नंबर बताइए कौन सा है। हाँ, जरा देखिए, डेटर होते हैं ना, डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिन्हें हम सामान उधार बेचते हैं। डेटर से क्या बनता है? बिल्स रिसीवेबल बनता है, हमारी श्योरिटी हो जाती है। हमने क्या किया, उस बिल्स रिसीवेबल को, उसकी पेमेंट 3 महीने बाद मिलनी थी, 30,000 का बिल था। वी हैव गॉन टू द बैंक। हमने कहा बैंकर, हमें चाहिए पैसा अभी, तुम्हें मिलेगा पैसा 3 महीने बाद। बैंकर ने कहा ठीक है, हम दे देते हैं आपको पैसा, लेकिन आपको हम 29,500 देंगे, 500 हम काट लेंगे। हमने कहा काट लो भाई, आपने बिल डिस्काउंट करा दिया, आपको पैसा मिल गया। बैंक बोला 3 महीने इंतजार करेगा, 3 महीने बाद अपने बंदा भेजेगा। अगर बैंक को पैसा मिल गया, हैव एनी लायबिलिटी? नो। हमें भी पैसा मिल गया, बैंक को भी पैसा मिल गया, विन विन सिचुएशन, काम खत्म। तो वी सफर्ड लॉस। वो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारी गलती थी, नहीं करवाओ डिस्काउंट, पड़े रखो अपने पास। लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर हो गया, तब क्या होगा? बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक किसको पकड़ेगा? हमें पकड़ेगा ना। हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी? वो दैट विल बी अ लायबिलिटी ऑन अस। हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। गॉट इट? दैट विल बी अ लायबिलिटी ऑन अस। ऐसा चलेगा। सो बिल डिस्काउंटेड का मतलब आपको पता चला क्या होता है। और लायबिलिटी फॉर अ सूट ऑफ लॉ पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी हो गया। लायबिलिटी, अच्छा फिर हमने बोला था ना कि कोई व्यक्ति लोन लेके आता है बैंक से और आपको बोलता है कि भाई आप हमारे गारंटर बन जाएंगे, एंड यू हैप्पीली एग्री टू दैट। आप बन गए गारंटर। बंदे ने लोन नहीं पे किया, कौन फंसेगा? हम फंसेंगे। तो हम कब फंसेंगे? वो लोन हमारे ऊपर कब आएगा? व्हेन अदर पर्सन टेक्स डिफॉल्ट। तो जब डिफॉल्ट होगा तब हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी, डिफॉल्ट नहीं होगा तो कोई परेशानी नहीं है। इसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल जी, गारंटर का क्या मतलब होता है? इसे कहते हैं गारंटर। इन केस सपोज सपोज तुमने लोन लिया और तुमने मोक्षा को बोला कि भी तुम मेरे गारंटर बन जा। कहने का ठीक है, बन जाती हूँ, क्या फर्क पड़ना है? फर्क बहुत पड़ेगा। गारंटर का मतलब होता है कि अगर आप लोन नहीं पे करेंगे तो ये लोन ये पे करेंगे फिर। तो लायबिलिटी आ गई ना। इफ somebody is a defaulter, then we have to pay the liability because we stood as a guarantor for that person। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, सो गारंटी गिवन टू। माय डियर, विलफुली यू एक्सेप्टेड। बैंक के 50 पेज पे आपने साइन कर रखे हैं। इट इज योर स्वीट विल। अभी तो मैंने पिछली बार कहा था आपसे कि भैया किसी का गारंटर मत बनना, फंस जाओगे वरना। सामने वाला निकल जाएगा, आप फंस जाओगे वहां पर। मतलब गारंटी देने वाला चला गया होने घूमने फिरने और वहीं फंस गया, मैक्सिको चला गया, कहीं और चला गया। बैंक तो आपको पकड़ेगा ना, आपकी घर हवेली सब बर्बाद हो जाएगी। नहीं बनना किसी का गारंटर, इट्स अ वेरी नेस्टी सिचुएशन। ठीक है। फिर हमने उसके हिसाब से बात कर ली थी आगे, टेंजिबल इंटेंजिबल पे करंट भी बात कर चुके थे हम लोग। फिक्टिशियस एसेट्स की बात करी थी फिक्टिशियस एसेट्स की कल की नहीं करा था, आइए इसको देखते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, करंट नॉन करंट तो बोल ही चुके थे ना, टेंजिबल इंटेंजिबल सब बोल चुके थे हम लोग। फिक्टिशियस समझते हैं वो क्या होता है, आइए मैं बता एग्जांपल देता हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं, ठीक है।
बोलो। क्या हमने एक्सपेंसेस का एग्जांपल कर लिया था? एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर वगैरह कर चुके हैं हम लोग। लेट मी सी दैट, लेट मी सी। एक्सपेंडिचर कर चुके हैं क्या हम लोग? ये एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इसके बाद, इसके बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा। चलो आइए एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज व्हाट? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट की एक साइड में क्या दिखती है? एसेट्स। दूसरी साइड में क्या दिखती है? लायबिलिटीज दिखती है। कैसे दिखती है आइए देखते हैं। ये हमारे पास है बैलेंस शीट, ठीक है। और देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पर दिस साइड इज व्हाट? लायबिलिटी साइड। और इस तरफ हम चले गए, इस तरफ ये रुपीस कौन सी साइड है? एसेट साइड। और ये रुपीस। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ये हमारे पास है कैश। कितने का कैश हमारे पास है? 10 लाख का। हमारे पास है मशीनरी, कितने की? 10 लाख की। हमारे पास है स्टॉक, कितने का? 5 लाख का। व्हाट इज माई टोटल ऑन द एसेट साइड? 5 लाख। एवरीबडी इज ओके। काउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या है? एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? कैपिटल। कैपिटल कितने की? 10 लाख की। हमने बोला लोन, लोन कितने का? 10 लाख का। हमने बोला क्या? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के? 5 लाख के। सो माई बैलेंस शीट इज मैचिंग। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। सिमिलर बैलेंस शीट मैं यहाँ बनाता हूँ एज दीज अदर कंसेप्ट ऑल्सो। फिर से मैंने बनाई बैलेंस शीट यहाँ पर। अब यहाँ से देखना, सिमिलर बैलेंस शीट, आई कीप ईच एंड एवरी आइटम सेम। अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये रुपीस है, ये एसेट्स है, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है? रुपीस है। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? लाइबिलिटीज है। यहाँ हमारे पास क्या था? कैश, कितने का? 10 लाख का कैश। यहाँ हमारे पास क्या था? मशीनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 10 लाख अगेन। और यहाँ हमारे पास क्या था? स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 5 लाख। मेरा टोटल कितना बनता है? 25 लाख। इस तरफ चले आए, 25 लाख ही लिखूंगा, दोनों बराबर होना चाहिए। आई राइट कैपिटल, कितने की? 10 लाख की। आई राइट लोन, कितने का? 10 लाख का। कोई फर्क नहीं है। आई राइट क्रेडिटर्स, 5 लाख। मैंने दो बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपके सामने रखे हैं, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। 5 लाख का स्टॉक आपने 7 लाख में बेच दिया, कैश बेचा। कोई बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ। 5 लाख का स्टॉक 7 लाख में बेचा, इफेक्ट बताइए कहाँ कहाँ पड़ना है? एसेट साइड में। बोलो। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन जीरो, दिस इज गॉन जीरो। कैश कितना था आपके पास? 10 लाख प्लस क्या हो गया? सेल्स कितने की? 7 लाख। एज ए रिजल्ट कितना हो गया? 17 लाख। एज ए रिजल्ट ये कितना हो गया? 27 लाख। एवरीबडी इज ओके। तो बेटा मुझे बताइए कि 5 लाख चले गए, उसके बदले में 7 लाख आ गया, तो आपका फायदा कितने का हुआ? 2 लाख का। वेयर इज दैट प्रॉफिट? इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एसेट साइड आपकी बढ़ गई कितने से? 2 लाख से। तो आपको मालूम है एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, आइडियली जो प्रॉफिट है वो किसको मिलना चाहिए? मालिक को। किसको? प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क। प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? बोलिए। मालिक को। मालिक को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। तो होना क्या चाहिए था? कैपिटल 10 लाख की प्लस प्रॉफिट कितने का? 2 लाख का। कैपिटल शुड भी कितने की? 12 लाख की। ये शुड भी कितने का? 27। डबल एंट्री का हिसाब बराबर हो गया। तो प्रॉफिट जो होता है रियलिटी में कैश के अंदर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बैलेंस आउट, बैलेंस आउट व्हाट? बोथ द साइड्स। प्रॉफिट नाम के आइटम को उठा के कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल में जोड़ते हैं, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाती है। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो इन रियलिटी प्रॉफिट तो एसेट्स में ही बड़ी हुई रूप में दिखेगा। और क्योंकि एसेट्स बढ़ गई तो मुझे लायबिलिटी साइड में कुछ बढ़ाना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट के नाम से मैं क्या करूंगा? कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा, बिकॉज प्रॉफिट इज टू बी गेन बाय हुम? ओनर। ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल, जुड़ जाएगा कैपिटल, दोनों तरफ हिसाब बराबर हो गया। अच्छा, अगर आप अगर आप कहते कि चलो ठीक है, कैपिटल एज इट इज रहने दो,
प्रॉफिट मालिक को नहीं देते, अपने पास ही रख लेते हैं। क्या किया आपने? आपने बोला मालिक इस साल प्रॉफिट मत लीजिए, एक नई मशीन खरीदनी है। मालिक कहता रख लो, बड़ा बढ़िया मालिक है, रख लिया आपने। तो वो क्या कहलाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग। और यह क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाएगा। ठीक है। तब वो कैसे शो होगा? तब वो ऐसे शो होगा, 10 लाख एज इट इज रहेगा, ये हट जाएगा, यहाँ लिखा रह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कितने का? 2 लाख का। अलग भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर सिलेबस का। फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ डाल रहा हूँ कितना, 10 लाख लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट 2 लाख का, और वैल्यू 12 लाख, हिसाब बराबर हो गया। क्या हमेशा जिंदगी में प्रॉफिट होगा? अगर कभी लॉस हुआ तो क्या होने वाला है? आइए उधर दिखाते हैं। ये ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, हाउ वी आर शोइंग इट? विधि बोलो, क्या बोले? यस सर। हाँ, ठीक है। डॉक्टर भल्ला, आपको समझ में कुछ आया? यस सर। ठीक है जी, इस तरफ आ जाते हैं। हमने 5 लाख का स्टॉक 3 लाख में बेच दिया। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन? ये खत्म, ये खत्म यहां से। एज ए रिजल्ट 10 लाख प्लस 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 सेल कितने की दिखेगी? 3 लाख की। एज ए रिजल्ट ये कितना दिखेगा? 13 लाख दिखेगा। टोटल करिए जरा, कितना हो जाएगा? 23 लाख। अगर प्रॉफिट मालिक एंजॉय करता है तो लॉस कौन झेलेगा? मालिक ही झेलेगा। हमने क्या कर दिया? 10 लाख माइनस कर दिया लॉस। कितने का भाई? मालिक, हमने लिख दिया 10 लाख यहाँ पर, वी हैव रिटन 10 लाख, माइनस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस बोलकर, ठीक है, कितने का? 2 लाख का। अब हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख। ये टोटल कितना हो गया? 23। हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं? इधर से ये वाला हमारा 5 लाख खत्म हो गया, जीरो बन गया। 5 के बदले में 3 लाख आया, आया ना? 5 के बदले में 3 लाख मतलब 2 लाख का लॉस है। दिखेगा कहाँ? कहीं नहीं दिखता। दिखेगा तो इस तरफ ना। अब एक बात बताइए मुझे, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती है। अच्छा सुनो भाई, अगर मैं लाइबिलिटी को इस तरफ ले आऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अगर मैं कैपिटल को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू कितना? लाइबिलिटीज। और अगर मैं एसेट्स को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, अंडा हो जाएगा। यानी कि काउंटिंग इक्वेशन में या बैलेंस शीट में इधर का उधर करो, उधर का इधर करो तो साइन बदल जाएगा, जैसे मैथ्स में बदलता था। एवरीबॉडी इज ओके? अब जरा सुनिए, कंपनीज एक्ट 2013 हमें एक लिबर्टी देता है कि अगर आपका किसी साल लॉस हो गया ना, उस लॉस को उस साल कैपिटल में से माइनस ना करके आने वाले सालों में माइनस करो। वो कहता है कि अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो। क्या कर लो? लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो। इस साल में देखो लॉस इसे झेलना है ना, यहाँ से माइनस करा, वी पेनलाइज देम, लॉस हैपन, इट इज बिकॉज ऑफ यू। मालिक की वजह से तो लॉस हो रहा है, हमने कैपिटल माइनस कर दी। कंपनी से कहता है ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि अगर कंपनी में आप कैपिटल माइनस करेंगे तो शेयर होल्डर की कैपिटल माइनस होगी, इसका तो नुकसान हो जाएगा। तो शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि लॉस है ना, जो लॉस धीरे धीरे करके आने वाले सालों के प्रॉफिट से आप माइनस करते जाना। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन ये बनता है कि अगर मैं ये 10 लाख का 10 लाख एज इट इज रखूं, प्लीज समझना इस बात को, और इस माइनस वाली फिगर को उठा के उस तरफ भेज दूं, तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? बताइए। अरे नेगेटिव आइटम है, इस तरफ उठा के उस तरफ डाल सकता हूँ ना? ना ना, इसको उठा के मैंने उस तरफ रख दिया अभी, और आने वाले साल में धीरे धीरे कम करूंगा उसको। किसको? फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना, उसमें से माइनस हो जाएगा वो। लेकिन हमने यहाँ से इसको उठाया, यहाँ से उठाया सर से, और क्या बोला इसको? प्रॉफिट। ये स्टॉक थोड़ा ऊपर था, क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस, कितने का? कितने का लॉस है? 2 लाख। हमने इस तरफ डाल दिया। वी कैन डू दैट, कंपनीज एक्ट गिव्स अस अ परमिशन टू डू दैट। और ये अब जरा टोटल बताइए कितना आया? 25 लाख। अब टोटल कितना आया?
25 लाख। अब मुझे बताइए, ये लॉस पेयरिंग इन द एसेट साइड इज अ टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स? क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स तो है ही नहीं, तो क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? दोज लॉसेस, those losses, those unwritten off expenses which are shown in balance sheet asset side due to some accounting adjustments, उसे कहते हैं हम लोग क्या? fictitious assets। क्या बोला इसको? fictitious assets बोला। गॉट इट? डेफिनेशन समझ में आई? हाँ देखो, ऐसा लॉस जो हम इस साल राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, जिसे हम फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले गए, उस लॉस को फिर हम कहाँ दिखाते हैं? सेट साइड में दिखाते हैं। सो एनी लॉस, एनी एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर, ठीक है, carried forward further to be written off in the next financial year, shown in the balance sheet asset side due to some accounting adjustment। accounting adjustment ही तो कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं हम लोग? fictitious कहते हैं। डेफिनेशन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये थोड़ा ये जो कंसेप्ट है, ये 12th वाले बच्चों को भी नहीं आता है, क्योंकि वो रटते हैं 11th में चीजें, वो fictitious के डेफिनेशन पढ़ जाते हैं। किसके पास इतनी फुर्सत है कि भाई एक एक फॉर्मेट बना के समझाए? सो यू अंडरस्टूड? ये इधर ना दिखाकर अगर मैंने उधर कर दिया, ठीक है, पर जिसको जिसको कंसेप्ट नहीं मालूम, वो सोचेगा होगी भाई कोई एसेट, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, जबकि ये असल में क्या है? तो लॉस है, इसे हमने राइट ऑफ करना था। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं? उस, हाँ, जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से घटता रहेगा ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोले बेटा? कोई भी, इट इज डिपेंड ऑन द कंपनी। कंपनी डिसाइड करती है हर साल 50-50 हजार काट लो, या पहले साल में 2 लाख काट लो, 10-10 हजार करके 20 साल में काट लो 10। हाँ, जिस साल से प्रॉफिट हुआ उसका, पता चला अगले साल ही प्रॉफिट ना हुआ, अगले साल के भी लॉस इसी में एक्यूमुलेट हो गया, यू कैन डू दैट। दैट टोटली गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से चलता है। पार्टनरशिप में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम तो बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं ना। अब सुनो, सुन सोल प्रोप्राइटर किस तरीके से सिखाऊंगा ना मैं तो अभी, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको कंपनी की बनानी बताई नहीं हमने अभी। हाँ बोलो भाई, ये लॉस है, लेकिन कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा जा रहा है। तुम अब पढ़ना जान गए, तुम्हें अगर किसी के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ आया, तुम्हारी बत्ती जल जाएगी, भाई ये तो लॉस है। लेकिन एक आदमी आम आदमी थोड़ी समझ पाएगा इस चीज को। उसके लिए अब ये तो टेक्निकल चीज है ना, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ना शुरू कर दिया, बट अ कॉमन पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। उसे क्या पता क्या है? उसे ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट इधर शो होता है। तो यहाँ देखिएगा, भाई बढ़िया प्रॉफिट है तुम्हारा 2 लाख का, हम बोले भाई प्रॉफिट नहीं है, ये तो लॉस है, और ये फिक्टिशियस एसेट्स है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स? विधि, रविश, कार्य या आया आर्यन, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखा है भाई? Assets came into existence due to accounting adjustments. Total definition. Or fictitious assets, those assets which are neither tangible nor intangible, they are losses not written off in the year in which they occurred, but in more than one accounting period. इसे क्या कहते हैं हम लोग? fictitious assets कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मैं एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगा। और जैसे जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आता जाएगा, वैसे वैसे इस लॉस को आप क्या करते जाएंगे? खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है जी, ऐसा करके। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ये कंपनीज के हिसाब से मैंने बताया था, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाते। अब आ जाइए अगला पॉइंट, रेसिप्ट्स। देखो भाई, आपका बिजनेस है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, तो गारमेंट को बेच के जो भी आप पैसा लेके आ रहे हैं, उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है जी, गारमेंट बेचा, पैसा बनाया और बेचा, पैसा है तो क्या बोला आपने उसको? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लेकिन अगर आप किसी एसेट्स को बेचते हैं और अगर पैसा मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्योंकि एसेट्स आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब नहीं कि कैपिटल आ गई, नहीं नहीं नहीं। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है कोई एसेट जो कि आपकी कैपिटल गुड्स थी, कैपिटल एसेट्स थी, उसको बेचा और पैसा ले लिया। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? व्हेन एसेट्स सोल्ड, का पैसा आया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? डे टू डे की इनकम जो होती है। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या हो रहा है? मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कमीशन एंड फी रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड,
इनमें से डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये रूटीन के आइटम है आपके। बिल्कुल भाई, जिसको जो आपकी कोर एक्टिविटी है, मतलब जनरली क्या होता है, रूटीन के छोटे मोटे टाइप की इनकम जो होती है, आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में डाल रहे हो, रूटीन में होने वाली छोटी मोटी चीजें, ठीक है, मतलब अदर देन एसेट्स को, बाकी जिसको भी लेके चल रहे हैं आप उसको क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है। और ये रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार मिलता है, बार बार सेल होती है, बार बार कमीशन मिलता है, बार बार आप सर्विसेज रेंडर करके आपको फी मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, वकील के लिए मुझे बताइए क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट वकील के लिए? फीस। डॉक्टर का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? फीस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या है? फीस, ठीक है जी। कपड़े के दुकानदार की क्या है? सेल। लेकिन वकील ने अगर अपना प्लॉट बेच दिया, उसको जो 2 करोड़ मिल गया, वो क्या है उसके लिए? कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है जी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए, आपने बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लिया, है ना, तो क्या लोन हर साल लोगे आप क्या? इज इट रेवेन्यू रिसिप्ट? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नॉन रिकरिंग नेचर से हमने क्या बोला? कैपिटल रिसिप्ट बोला। और लोन जनरली क्या होता है, बड़े अमाउंट का होता है, छोटे मोटे अमाउंट का तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट मालूम है? नहीं पता? मान लो आपके बैंक अकाउंट में कितने 50,000 रुपए जमा है, कितने पैसे जमा आपके बैंक अकाउंट में, सपोज 50,000 रुपए। बैंक कहता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट है 10,000 की, यानी कि 50,000 के ऊपर 10,000, अगर कभी मान लो आपने 60 का चेक काट दिया तो वो क्लियर कर देगा। तो अब क्या हुआ, 60,000 का चेक चला गया और आपके अकाउंट में कितना था, 50,000। तो फ्यूचर में आपको 10,000 बैंक को देना है ना, इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये होते हैं छोटे मोटे लोन। अब अगली बार आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए आया, तो बैंक 10,000 अपना काटेगा, आपके अकाउंट में कितना डाल देगा? 90,000 डाल देगा, 90,000। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। जनरली बिजनेस अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट देता है, और तो सेविंग्स अकाउंट में भी देने लग गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आइए देखते हैं आगे। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, capital contributed by proprietor partners, money obtained by issue of shares debentures of a company, और amount by way of loans, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाते हैं। चलिए जरा चलते हैं आप एक्सपेंडिचर पे, और ये मजेदार चीज है काफी। कैसे, जरा देखिए। जिस तरह से रिसिप्ट्स दो तरह की होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, इसी तरह से एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे आपके, वो भी दो नहीं 3 तरह के होते हैं। बताऊंगा कैसे कैसे। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इन अकॉर्ड ऑन परचेज ऑन एसेट्स। आपने एक एसेट्स खरीद ली 2 करोड़ रुपए की, है तो खर्चा आपका, लेकिन कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का, क्योंकि यू आर एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट्स। भाई प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो आपकी क्या रीसेल के लिए थोड़ी खरीद रहे हो आप उसको, आपके बिजनेस के लिए क्या वो एसेट्स है, फ्यूचर में यूज करोगे, ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, क्या कहलाता है वो? कैपिटल एसेट्स कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए ना, इसका बेनिफिट एंड्यूरिंग नेचर ऑफ बिजनेस है, इट में इनकर टू एक्वायर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, दे आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। नहीं नहीं, एसेट्स खरीदने में कैपिटल नहीं लग रहा। एसेट्स से मतलब जब हम मतलब जब हम एसेट्स खरीद रहे हैं, मतलब हम कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, इसीलिए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एसेट्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, ठीक है। चलिए जी। अच्छा, अच्छा, मान लो, फिर से मैं बोलूँ, आपका गारमेंट का बिजनेस है, आप कपड़ा खरीद रहे हैं, आप बटन खरीद रहे हैं, धागा खरीद रहे हैं, ठीक है। स्विंग मशीन में ग्रीसिंग करने के लिए ऑयल और ग्रीस खरीद रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं क्योंकि मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। आपने पानी की वाटर सप्लाई लगा रखी थी, वो भी 1,000-1,500 रुपये महीने ले जाता है। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है आपके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डे टू डे के खर्चे जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? डे टू डे के खर्चे क्या कहते हैं? अब एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आपकी गारमेंट की शॉप है, कपड़ा बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, क्या कहला रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने क्या कर दिया, एक शोरूम के साथ साथ दूसरा शोरूम भी खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने अपने शोरूम में स्टील के रैक लगा दिए, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने नया कंप्यूटर के साथ बिलिंग मशीन खरीद ली, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका एक सिनेमा हॉल है, उसमें पहले 200 सीट थी, आपने रेनोवेट कराया, 50 सीट और लगा दी, क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपका सिनेमा हॉल था, पहले सिर्फ पंखे चलते थे, आपने उसमें 5 एयर कंडीशनर एक एक ला के फिक्स कर दिए,
क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका सिनेमा हॉल ठीक था, ठीक है, आपका सिनेमा हॉल क्या था, उसमें था। और जब हम सिनेमा हॉल में कभी मूव आपने कभी किसी ने हॉरर मूवी देखने गया, कोई बच्चा हॉरर मूवी? कोई नहीं गया, तुम गए, है ना? अच्छा, कई बार तो हॉरर मूवी देख के ऐसा मतलब हंसी आती है, मतलब इतनी 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 भयानक पहली हॉरर मूवी होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, हॉरर मूवी देख के भयंकर डरते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं ना, सीट को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, मतलब सीट की घास फूस हाथ में आ जाती है, डर के मारे। लंबे लंबे नाखून होते हैं और वो सीट ही फाड़ देते हैं। ठीक है? कुछ खुराफाती लोग होते हैं, सीट ऊपर नहीं जा रही है, दुनिया भर की शक्ति लगाते हैं, अपने डोलों की ताकत, सीट उखाड़ के वहीं रखाते हैं। फिर क्या हुआ? ठीक है, कुछ लोग तो क्या करते हैं, इतना बैठते हैं, इतना धंसते हैं सीट के अंदर, बड़ा गड्ढा करके आ जाते हैं वहां पर। ऐसे में क्या हुआ? आपकी सीट कंफर्टेबल नहीं है, आपकी हत्तियां उत्तियां टूटी हुई हैं, आपने क्या करा दी, उनकी रिपेयरिंग करा दी। दिस एक्सपेंडिचर इज व्हाट? रेवेन्यू नेचर का भाई। आपका घर है या आपका ऑफिस है, उसमें आपने व्हाइट वॉश करवा दिया, उससे क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना, क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो एक, हाँ जी बेटा, कैसे? अरे अच्छा सुन, तुम्हारा घर, तुमने घर में क्या व्हाइट वॉश करा दिया, तुम्हारा घर 2 करोड़ का, सफेदी कराने के बाद 3 करोड़ का हो जाएगा क्या वो? रोज रोज नहीं होती, बट रूटीन है नेचर का वो। पेंट तो कभी भी करा लो, पेंट के लिए क्या मुहूर्त निकालेंगे? नहीं निकालते। पर पेंट कराने से घर में कीमत बढ़ती है क्या घर की? नहीं बढ़ती घर की कीमत, रेगुलर मेंटेनेंस है। ठीक है, ऐसा करके चलते हैं। अच्छा देखिए, आइए एक और चीज सीखते हैं अब। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया। अच्छा सुनो, आपने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट के लिए क्या खरीदा, कि आपने प्रोडक्ट के लिए क्या करा? आपने आपने अपने प्रोडक्ट के लिए क्या कर दिया? हाँ बोलो बोलो। वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किसको? हाँ तो कैपिटल रिसिप्ट है आपके लिए, वो बिल्कुल सही है। चलो जरा एक चीज देखिए अब आप लोग, अ, क्या स्क्रीन पर दिख पा रहा है किसी को कुछ? कैन एनीबॉडी सी दिस ऑन स्क्रीन? दिख पा रहा है? सर। यस सर। कौन है ये? शाहिद खरगोश कपूर। कौन है? शाहिद खरगोश कपूर। ठीक है जी, देख लिया। आपने क्या किया, शाहिद खरगोश कपूर को हायर किया, बोला भाई हमारे प्रोडक्ट के लिए तू नाच, 4 दिन नाचेगा, तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हमने फीस मांगी कितनी है? इसने कहा, इसने सोचा कि हम डर जाएंगे, इसने बोला 90 लाख है। हमने कहा तू 1 करोड़ ले, लेकिन तू नाचेगा हमारे लिए। ठीक है जी, इसने हमारे प्रोडक्ट के लिए नाच गाना करा, और इससे फैन फॉलोइंग वगैरह होगी, कुछ जो भी होगा, हमारा प्रोडक्ट बिकम अ हिट। और हमने एडवर्टीजमेंट करा, इसका मतलब हुआ। अब एडवर्टीजमेंट जो है, इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि ये शाहिद खरगोश कपूर नाचने आपके यहाँ पर आया, जब जाने लगा, आपने इसके गले में कुत्ते वाला पट्टा बांध दिया। अब तू नहीं जाएगा भाई, अब तो हमारा हो गया। अंडरस्टैंड? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ, दोस्त तो हमारे पिंजरे में रहेगा। मीरा राजपूत कह रही छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे, नन्हे नन्हे बच्चे हैं मेरे। अरे बोलते नहीं जाएगा तू अब, तो अब हमारा हो गया। अंडरस्टैंड? अगर आप किसी फिल्म स्टार को क्या करते हो, 1 करोड़ दे के अपने घर बैठा लेते हो, बनेगा रे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो तो आपके रेवेन्यू। एसेट्स बन गए ना वो तो अगर हमने शायद खरगोश कपूर को नचाया और 1 करोड़ दिया, इट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बेटा फिर समझ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की परिभाषा क्या कहती है? वो एसेट्स है। अरे कोई व्यक्ति तुम्हारी एसेट्स कैसे हो जाएगा? तुम तो बड़े चतुर हो भाई। कल को चंकी पांडे की बेटी को बोलते चल ब्रांड एम्बेसडर बन हमारी, तो फिर अपने घर बैठा लेता है, यार तू नहीं जाएगी अब कहीं, वो तो हमारी हो गई। समझ, बड़े खराब इरादे हैं तुम्हारे तो। हाउ कैन यू से ब्रांड एम्बेसडर इज योर एसेट्स? नहीं पॉसिबल है भाई वो, तुम्हारे दिल का मामला, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इन अकाउंटिंग में इट डजंट हैपन, ऐसी थोड़ी चलती है अकाउंटिंग। भाई समझो, ब्रांड एम्बेसडर है वो, पैसा लेगा, नाचेगा गाएगा, घर चला जाएगा, ये बच्चे हैं उसको।
थोड़ी गले में पट्टा बांध के बैठा लिया। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? हाँ, अंशिका की तबीयत खराब हुई, उसने डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाया। जब डॉक्टर जाने लगा, पैर में बेड़ियां बांध दी। डॉक्टर ऐसे कैसे चले जाएगा, जब तक मैं ठीक नहीं हूँ तब तक तो रहेगा हमारे पास। और जब ये ठीक भी हो जाए तब भी कहेगा नहीं जाएगा, तो मेरे घर में कोई और बीमार होगा तो क्या होगा। इन दैट वे इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई। यू कैन नॉट। हाउ कैन यू ओन अ पर्सन? हाउ कैन यू ओन अ पर्सन? तू मेरा है। दूसरा तो बीवी भी नहीं कहती अपने पति को कि तू मेरा है। नहीं कर सकते भाई तुम। दैट्स अ सोशल रिलेशनशिप। इन अकाउंटिंग इट हैज नो मीनिंग। सो ब्रांड एम्बेसडर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। क्या बनेगा ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जस्ट होल्ड करिए। अब अब आपने शाहिद खरगोश कपूर को बोला यार तुझे हर साल 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, पहले जरा समझना, एक ब्रांड एम्बेसडर जो होता है ना, एक सेलिब्रिटी होगा, है ना। उसे थोड़ी बनाएगा कोई ब्रांड एम्बेसडर, प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे उसके, टमाटर अंडे गिरेंगे उनके ऊपर, नहीं होगा। मेरी जगह कोई किसी सेलिब्रिटी को रखेंगे तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा। फिल्म एक्टर जो होते हैं ना, वो अपनी शेड्यूल की डेट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर को बेचते हैं। जैसे मान लिया किसी ने शाहिद खरगोश कपूर को हायर कर लिया, बोला भाई एक फिल्म है, तुम उसके लीड रोल में हो, तुम्हें तुम्हारे कम से कम 35 डेज चाहिए। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि भाई चलो अप्रैल से लेकर, बोलता प्रोड्यूसर साहब कौन सा दिन चाहिए आपको बताइए, डायरेक्टर साहब क्या, वो डायरेक्टर कहता है अक्टूबर के महीने में हमें 45 डेज चाहिए। अक्टूबर 1 से शुरू होगा और नवंबर में जाके नवंबर 14 तक का आपका टाइम स्लॉट बुक हो गया। अगली बार कोई प्रोड्यूसर आया, कहता है जी हम आपको एक सपोर्टिंग रोल में ले रहे हैं, हम आपकी डेट्स चाहते हैं। उसने बोला कौन से महीने की? बोला अक्टूबर। कह रहा सर अक्टूबर मत मांगिए, सितंबर मांग लीजिए या नवंबर मांग लीजिए, नवंबर 14 के बाद। ये डेट में किसी और को दे चुका हूँ। ठीक है जी? क्योंकि वो डेट पे वो उस डेट पे किसी और को दे ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन कहलाएगा, उसको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। शाहिद खरगोश कपूर ने बोला ठीक है सर, मैं 4 साल आपके लिए नाचूंगा, ये पर्टिकुलर डेट है आपकी, इन डेट पे आप मुझसे शूटिंग कराइए, ये कराइए, रिबन कटवाइए, कुछ भी कराइए, मैं आपके लिए हूँ। और क्या वो बंदा हमसे 4 करोड़ एडवांस लेगा या एक एक साल करके लेगा? भाई साहब नहीं लेगा, एक साल एक साथ लेगा वो सारा पैसा। एडवांस लेता है वो सारा का सारा पैसा, क्योंकि उसने सारी डेट आपको आज ही दे दी है, 4 साल की डेट दे दी है। कल को आपने मना कर दिया, नहीं भाई हमारा मन नहीं करा तुझे नचाने का, उसकी तो डेट चलेगी, उसका तो रोजी रोटी वही है भाई उसकी तो। उसने मना कर दिया कि नाचने से, फिर कॉन्ट्रैक्ट इस बात का होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, घसीट लोगे इस अदालत में, लुंगी में नचाओगे फिर तुम उसे। समझ में आई? ऐसे थोड़ी होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत शानदार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिल्म डायरेक्टर, ये जो फिल्म के एक्टर होते हैं, कई सारे एक्टरों ने क्या करा, बहुत शानदार फिल्में उनके हाथ से निकल गई क्योंकि उनके पास डेट नहीं थी, एंड दे कांट वॉयलेट। उन्होंने एक फ्लॉप फिल्म को काम करा, लेकिन फिल्म उनके हाथ से निकल गई। पेनल्टी बहुत जबरदस्त होती है भाई। अगर तुमने 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, प्रोड्यूसर 50 करोड़ का पेनल्टी वाला मार लेगा आपके ऊपर। क्या करोगे आप, कहाँ से लाओगे इतना? और फिर इमेज खराब होती है ना आपकी, कोई प्रोड्यूसर आपकी थोड़ी, डेट लिख दी, अगर मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो आपको डेट में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इट इज ऑन द मर्सी ऑफ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिसने डेट ली है। आपकी जीप भी बाहर निकल रही होगी ना, तभी भी शूटिंग में बुलाया, आपको जाना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए, अब जरा समझना, 4 साल के लिए वो बंदा आपके लिए क्या बना था, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए क्या था आपका? ब्रांड एम्बेसडर बना। अब समझना, 1 साल नाचा, वो तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या होता है आपके लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो 3 साल का बच गया, वो क्या है आपके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, बट इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर डेफर का मतलब क्या हो गया? पोस्टपोन। पोस्टपोन अगले सालों के लिए। क्या बना? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो, इसका बेनिफिट अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मिलना होता है, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपके सामने बैलेंस शीट है, कहाँ दिखेगा? इस तरफ दिखेगा। क्या वो एसेट्स है? नहीं। शायद खरगोश कपूर एसेट्स थोड़ी है आपकी, लेकिन उसको जो दिया खर्चा है, वो हमारे लिए क्या है? क्या है? एक्सपेंस है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है। किस कैटेगरी में डालते हैं उसे? फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। अभी सिखाया था, क्या बोलते हैं उसे? फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। गॉट इट? पहले साल में करोड़ प्रॉफिट लॉस में जाएगा, 3 करोड़ यहाँ दिखेगा। अगले साल में फिर 1 करोड़ कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करोड़ विल बी शोन ईयर। अगले साल में 1 करोड़ यहाँ, 1 करोड़ प्रॉफिट लॉस में, और उससे अगले साल में कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, और वापिस चला जाएगा। गॉट इट?
अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कोई बताएगा ऑनलाइन में? सारे मुझे बताएगा एडवांस एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होगा? क्या डॉक्टर भल्ला बताएं, तविश बताएं, विधि, और कौन है इधर, कार्तिकेय, आर्यन, अयान, आर्यन बोल। अरे तो भाई ये शायद खरगोश का भी तो बाद में काम आ रहा है, वो 1 साल ले लिया। बट से सुनो भाई, मान लो रेंट है मेरा, मैंने कहा मकान मालिक 4 साल का रेंट अभी ले ले, हमसे बार बार मत आना, 4 साल का रेंट हमने दे दिया। करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, ले लेते हैं बिल्डिंग। जैसे मान लो एक्सिस बैंक का जनरल मैनेजर है, एक्सिस बैंक का मतलब जनरल मैनेजर है, आपने मुंबई में उसके लिए क्या कर दिया, एक विला किराए पे ले ली, बढ़िया लोकेशन पे है, स्टैंडर्ड के हिसाब से है, 5 साल के लिए ले ली किराए। अरे तो ये शाहिद खरगोश कपूर भी तो फिक्स ले रहा है, एक ही बार में तो ले रहा है, 4 करोड़ ले रहा है ना पहले। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ 4 साल के लिए ना, वो भी 4 साल के लिए। बोलो। तो शाहिद कपूर को भागेगा थोड़ा ही, अंटिल अनलेस परमात्मा को पाया हो जाएगा। पैसा तो वो आपके लिए काम करेगा, वो नाचेगा आपके लिए, श्योरिटी है उसकी भी, बल्कि उसकी ज्यादा श्योरिटी है। अच्छा चलो एक एक तरीके से समझाते हैं, एक तरीके से समझाते हैं। अधिराज ना, है ना, अ, अधिराज की उंगली में ना अंगूठी लग गई, समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ? छल्ला। हाँ ठीक है, तो इसने क्या करा, बड़े अरमान से सपना बुना, और इसने बोला कि ठीक है भाई, इसने एक फ्लैट ऑलरेडी खरीद रखा था 2 करोड़ का, इसने क्या करा, फ्रेंच फर्नीचर, बिजनेस कॉलोनी लाग होती है फ्रेंच फर्नीचर, वहां से क्या कर दिया, 80 लाख का फ्रेंच फर्नीचर भी मंगवा लिया, कि भाई नए घर में प्रवेश करेंगे, बढ़िया फर्नीचर है, अच्छे से चलेंगे। 50 लाख रुपीज एडवांस दे दिया, और 3 महीने का टाइम दे दिया, कि भाई 3 महीने में इससे डिलीवरी हो जानी चाहिए। वो फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं, कुछ यहाँ बनवा रहे हैं, डिलीवरी वाली बात सब सेटल हो गई है। अचानक उसने क्या करा, अंगूठी निकाल के फेंक दी, जा। अब क्या होगा, करने से टूटा सपना था ना। क्या करेगा फ्रेंच फर्नीचर करो, क्या करेगा फ्रेंच फर्नीचर का बताइए, क्या करेगा? हाँ, ऑर्डर कैंसिल करेगा ना, ऑर्डर कैंसिल करेगा, तो वो दुकानदार के पैसा वापस करेगा? नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? आप फ्लाइट की टिकट लेते हो 3 महीने पहले, 1 महीने पहले आपके मन में आया कि नहीं, अब हमारा प्लान बदल गया, टिकट कैंसिल होने का पैसा तो बेटा फ्लाइट का भी वापस मिलता है, थोड़ा कट के मिलता है। तो यहाँ क्या होता है, कैंसिलेशन क्लॉज होता है। अगर आप 1 महीने में कैंसिल करोगे, तो 2 महीने में करोगे, तो 3 महीने में करोगे, थोड़ा कट के पैसा वापस मिलेगा मिलेगा। शाहिद खरगोश कपूर के साथ कैंसिलेशन क्लॉज होगा क्या? कहाँ? तो समझ लीजिए, अगर एडवांस एक्सपेंसेस पे किया, उसके रिकवरी के तो फिर भी चांसेस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू के रिकवरी के चांस नहीं होते हैं। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर आपके और रिकवरी के चांस भी होंगे तो फिर कोर्ट के थ्रू होंगे। हाँ बोल भाई, क्या कह रही हो? हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, दैट्स फाइन, वो नहीं कर सकता कैंसिल। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, क्या इसकी रिकवरी है? भाई शायद हम ना, सुनो, वो ये क्या बोलता है, शायद क्या, हमने कहा शायद को 1 साल नाच लिया, 3 साल नहीं नाचना, अब तू जा अपने आप, हम नहीं नचाते तुझे। फिर क्या, वो खुद देगा पैसा वापस, वो कहेगा मेरी तो डेट चली गई, ऐसे तो सब कैंसिल करते चले। हाँ इसलिए तो एडवांस के केस में आपको क्या होगा, यू विल गेट मनी बैक एंड आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट, बट डेफर्ड रेवेन्यू में कुछ नहीं वापस आता, खत्म है सारा। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रीपेड एक्सपेंस का और किसका। डेफर्ड में तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, डेफर्ड रेवेन्यू में कैसे मिलेगा कुछ? बोला ना, शायद खरगोश कपूर को 4 करोड़ दे दिया, वो कहता 3 करोड़, कहता भाई मजाक चल रहा है क्या, आप मुझे नचा लो, शादी पार्टी में नचा लो, मैं तो आ जाऊंगा, नाच जाऊंगा, लेकिन मैं पैसा वापस नहीं कर सकता। वो कहाँ से लाएगा, तो उसने डेट कहाँ से मिलेंगी उसको, प्रोड्यूसर बैठे थोड़ी है उसके लिए। गॉट इट? टाइम बाउंड होते हैं, फिल्में उनमें बना, मजाक थोड़ी चल रहा है, एक फिल्म में बनाने में 100 200 300 लोगों का क्रू चलता है भाई साथ साथ। बेटा आपके लेवल के दो हैं सिर्फ, एक क्या बोला, अनरिटन ऑफ लॉस, और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी जितने भी हैं वो सब 12th क्लास वाले एग्जांपल, इसलिए आई एम नॉट कोटिंग देम हियर। इज इट ओके? तो चले थोड़ा सा आगे, देखिए जरा इधर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया?
और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अब आपके समझ में आ ही गया होगा। तो रिसिप्ट की दो ही टाइप होती हैं, कोई डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है, हाँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल में मिले, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज टू बी अराइव्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। और तीसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स दो तरह की, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है भाई, पीछे डाउट लग रहा है कुछ, इधर बताइए। ठीक है, तो तुम्हारा सपना टूटेगा नहीं, मतलब मैंने मजाक मजाक में ले लिया। और अंडरस्टैंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो एग्जांपल दे रखा है ना वही है, 3 करोड़ दिया, 1 करोड़ प्रॉफिट लॉस में, 2 करोड़ बैलेंस शीट में, दैट एग्जांपल इज कोटेड हियर। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं एक्सपेंस, जो होती है एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा आपने किया वो खर्चा क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंस कहलाता है। दैट कुड बी ऑन गुड्स, दैट कुड बी ऑन सर्विसेज। तो कैसे कैसे बोल रहे हैं, expense is a cost incurred generating revenue. It is a value which has been consumed, expired during an accounting period. ठीक है, और ये क्या हो सकती है, सैलरी, वेजेस, रेंट हो सकता है, ये डेप्रिसिएशन हो सकता है, ये बैड डेट हो सकते हैं, डेटर थे पैसे देने से मना कर दिया, हो गया नुकसान, बैड डेट हो सकता है, ये किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन हो सकता है, और ये जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या बना आपके पास, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एक्सपेंस जो है एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, एक्सपेंडिचर जो है मे बी एक्सपायर्ड, मे नॉट बी एक्सपायर्ड। ठीक है, पर डेफर्ड रेवेन्यू तो एक्सपायर्ड है ही नहीं ना, एक पोर्शन एक्सपायर्ड हुआ, बाकी पोर्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसा करके चलता है। ठीक है, और फिर आगे नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि क्या हुआ, आपने कोई एक्सपेंस पे कर दिया जिसका बेनिफिट आपको अगला फाइनेंशियल ईयर, उससे अगला फाइनेंशियल, उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, बट दैट इज नॉट डेफर्ड रेवेन्यू। श्योर, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकवरेबल नहीं होता भाई फ्यूचर में, गया तो गया, वापस नहीं आएगा, ये तो वापस आ जाएगा आपका। जैसे क्या बोल रहे हैं आप लोग, आपने मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 का पे कर दिया, ठीक है, इस साल अगले साल के लिए, तो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। 4 साल का रेंट पे, अब आपने किसी को 4 साल का रेंट पे कर दिया, ठीक है जी, और उसमें क्लॉज है कि अगर आपको घर खाली करना पड़े तो 1 साल पहले बताना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपने 1 साल रहे, और और फिर 3 साल और रहना था, लेकिन आपको प्लान है कि आप बदलना है, तो आपने 1 साल पहले उसको बता दिया कि भाई हम अगले साल खाली करेंगे, तो 2 साल का पैसा आपको वापस मिलेगा। यहाँ थोड़ी होगा, शायद भाई साहब के साथ, गया तो गया, राइट, इट्स डिफिकल्ट। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस में यू विल गेट मनी बैक, थोड़ा काट कूट के कुछ ना कुछ करके यू विल गेट मनी बैक, पर लेकिन डेफर्ड में नहीं बनती वापस आने की कोई गुंजाइश। ठीक है, अच्छा, रेंट पेड तो क्या बन गया, एक्सपेंस, लेकिन रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, तो क्या बन गई वो, लायबिलिटी बन गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, क्या कहलाएगी आपकी ये, लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी से किसी के घर किराए पर रही, 1 महीने रह दिया, रेंट पे कर दिया, दूसरा में दे दिया, तीसरा महीने दे दिया, फिर आने वाले 4 महीने तक आप रेंट नहीं पे कर पाए, इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग रेंट। आपका एक वर्कर है, आप उसकी सैलरी नहीं पे कर रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कमीशन किसी का देना था, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये सारा क्या कहलाता है आपका, आउटस्टैंडिंग कहलाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं होता कि somebody is standing outside your house, ऐसा नहीं होता। ठीक है? हाँ, हाँ ड्यू हो चुका है लेकिन आपने उसे पे नहीं करा, ऐसा करके बोलते हैं। कोई डाउट है, ऑनलाइन में कोई डाउट है किसी को बताइए मुझे। नो सर। नो सर। अच्छा, ये जो है ना प्रॉफिट गेन इनकम वाले को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लेने के लिए अभी मेरे पास ना एग्जांपल के लिए टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, इसलिए मैं उसे लेके नहीं चल रहा है अभी। आई टेक सम मोर चीज। परचेज क्या होती है बताइए, परचेज क्या है बताइए। हाँ, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, या टू बी सोल्ड फॉर फ्यूचर, या टू बी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, उसे परचेज कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स होती है उन आइटम को खरीदना, जैसे आप क्या कर रहे हैं, या तो रीसेल करेंगे या फिर से क्या करेंगे, प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग लगा के फिर बेचेंगे, उसको परचेज कहलाती है। और ये सिर्फ गुड्स की कहलाती है। परचेज शब्द किसके लिए यूज करेंगे, गुड्स। और परचेज कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट इट, परचेज ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसी परचेज रिटर्न क्या कहलाता है, व्हेन वी परचेज गुड्स वी रिटर्न इट, मे बी
not a appropriate quality, maybe we don't require, maybe it is defective, उसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं उसको। सिमिलरली हमने बोला सेल्स, सेल्स किससे रिलेटेड है, सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स वो जिसे आप खरीद रहे हैं वही सेल करने के लिए, ठीक है। गुड्स क्या कहलाती हैं, ये डे टू डे की आइटम वाली चीज आपकी, मतलब जो आपकी कोर एक्टिविटी है। गारमेंट वालों के लिए क्या है गुड्स, गारमेंट। प्रॉपर्टी डीलर के लिए क्या गुड्स है, फ्लैट, दुकानें, कोठी, पेंट हाउस, ये सब उसके लिए गुड्स हैं। हमारे लिए तो एसेट्स है ना वो, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर के लिए क्या है वो गुड्स कहलाएंगी। कंप्यूटर की दुकान वाले के लिए HP, लेनोवो, एप्पल के लैपटॉप्स क्या है उसके लिए, गुड्स हैं। हमारे लिए क्या है वो, एसेट्स। बिजनेस के लिए क्या है वो, एसेट्स है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस ही एप्पल के लैपटॉप का है तो हमारे लिए गुड्स हैं वो, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स होती है, ठीक है जी। और ये कैश में या क्रेडिट दोनों में बेची चली जाती है। और जब हम चीजों को वापस कर देंगे तो क्या कहलाता है वो, सेल्स रिटर्न कहलाता है, या उसे क्या बोलते हैं आप, रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा आपके बिजनेस में होने वाला इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी, चाहे वो गुड्स बेच के आए, चाहे वो एसेट्स बेच कर आए, चाहे वो रेंट के थ्रू आए, चाहे कमीशन के थ्रू आए, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए, किसी भी थ्रू से कोई भी पैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू। रेवेन्यू इज व्हाट, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, किसी भी सोर्स से या किसी और भी सोर्स से। हमने गुड्स बेच दी, पैसा आ गया, सर्विसेज रेंडर कर दी, पैसा आ गया, हमने मशीनरी बेच दी, पैसा आ गया, रेंट ले लिया, पैसा आ गया, इंटरेस्ट ले लिया, पैसा आ गया, डिविडेंड ले लिया, पैसा आ गया, कमीशन ले लिया, कुछ भी किसी भी तरह का पैसा, अच्छा बुरा, ठीक है, छोटा बड़ा, सब क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप गारमेंट का बिजनेस करते हैं और गारमेंट को बेचे आपके पास पैसा आता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। रेवेन्यू मतलब टोटल इनफ्लो ऑफ मनी, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स है, चाहे रेंडरिंग सर्विसेज है, चाहे एसेट्स बेच के है, कुछ भी इंसिडेंटल इनकम, कुछ भी, सबको मिला के क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलेंगे, सिर्फ गुड्स को बेच के जो आपके पास पैसा आया, आपकी जो कोर एक्टिविटी है, आप डीलर हो, प्रॉपर्टी डीलर, फ्लैट कोठी बेचकर रेंटल इनकम जो आपकी आती है वो कहलाएगी आपके लिए क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी सब क्या कहलाएंगी, अदर इनकम या इंसिडेंटल इनकम कहलाएंगे आपकी। तो हाँ, अच्छा, इज इट ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या चीज हुई, रेवेन्यू क्या हुआ। अब एक मजेदार चीज और समझिए, ये बेटा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका असली मतलब होता है नेट सेल्स। क्या मतलब होता है इसका असली, नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स क्या होती है जरा देखिए, नेट सेल्स होती है क्या, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस क्या, सेल्स रिटर्न, इसका मतलब ये होता है। और टोटल सेल्स क्या होती है जानिए जरा, टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो ये 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। नेट सेल्स का मतलब होता है कि टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दी। तो जब बच्चे 12th में जाते हैं ना, उनको लगता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो क्या है, क्वेश्चन में आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख और सेल्स रिटर्न भी दे दिया, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। जबकि ऑलरेडी, जबकि इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का असली मतलब क्या है, नेट सेल्स है, रिटर्न माइनस करने के बाद वाली सेल्स है ये। और वो भी सेल्स किसकी, गुड्स की, कौन सी गुड्स की, जिसमें हम डील करते हैं। गॉट इट। रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म, उसमें नेट सेल्स और छुटपुट सब जुड़ जाएगा। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेट सेल्स आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलो। हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है एक्रूवल, वो कहता है रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट, कैश आए ना आए, ठीक है। सेल सेल कहलाएगी, परचेज परचेज कहलाएगी। सुनो भाई, मैंने ये फोन खरीदा, पैसा दे दिया, तो क्या हो गया, कैश परचेज हुआ। फोन खरीदा, पैसा नहीं दिया, परचेज तब भी कहलाएगी, लेकिन क्रेडिट परचेज कहलाएगी ना। लिखेंगे जरूर से इसको। हम हमने हमने हम हाँ हाँ, सब्सिडी में आएगा, आएगा। कैश वाला कैश में जाएगा, उधारी वाली कहाँ जाएगी, सेल्स में चला जाएगा, लिखा तो जाएगा ना इसे भी। सो
आई थिंक इट इज क्लियर लाइक इन योर माइंड कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और किसका डिफरेंस बोला मैंने? नेट सेल्स और सिर्फ सेल्स का डिफरेंस, सिर्फ रेवेन्यू का क्या मतलब है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है। हाँ जी, कुछ खास बात देख रहे हो? चलिए, हाँ बोलो। बेटा समझो, जो आपकी कोर एक्टिविटी है, आप सीमेंट मैन्युफैक्चरर हो भाई। सीमेंट बेच के जो आपके पास पैसा आया, आपने सीमेंट बेची, मान लो 50 लाख बैग, 1 करोड़ बैग आपने सीमेंट के बेचे, उसमें से 25,000 सीमेंट के बैग वापस आ गए थे, तो 9 करोड़ 99 लाख 75,000, हाँ, इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अब आपने क्या किया, सिर्फ सीमेंट के बेच बैग के पैसा कमाया, लेकिन आपने क्या कर रखा था, अपनी एक साइट बेच दी, उससे आपको 15 करोड़ आ गया। आपने एक पुराना प्लांट कूड़े में बेच दिया, उससे आपको 2 करोड़ आ गया। ये सब क्या है? ठीक है, ये सब रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों। नहीं, नहीं सुन, रेवेन्यू जब हम लेके चल रहे हैं ना, तो कितना पैसा हमारे पास आया, रिटर्न रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल्स भी जुड़ती है इसमें, और बाकी के सारे रिसिप्ट इसी के अंदर जुड़ जाती हैं, पैसा। अच्छा एक बात बताइए, आपने सामान बेचा कितने का, मान लो आपकी सेल्स हुई मान लो 1 करोड़ रुपए की, 25 लाख का आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी कहलाएगी, 75 ही तो कहलाएगी। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे तो 75 लाख है, लेकिन जब मैं रेवेन्यू बोलूंगा तो 75 लाख रुपीज की नेट सेल्स, और बाकी के जो भी आपकी इनकम आ रही है वो सब मिला के हम क्या करते हैं उसको, हाँ, द मनी यू, मतलब एंटायर मनी यू हैव इन वन फाइनेंशियल ईयर, एंटायर इनफ्लो ऑफ मनी, क्या वो कैश में थी चाहे क्रेडिट में थी, नोन एज व्हाट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सक्लूसिवली आपका असली काम है, उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म। आपने गुड्स बेची, वो भी रेवेन्यू के अंदर, आपने एसेट्स बेची, वो भी रेवेन्यू के अंदर, आपने रेंट ले लिया, वो भी रेवेन्यू के अंदर, आपने प्लांट मशीनरी बेची, वो भी रेवेन्यू। रेवेन्यू में, रेवेन्यू बड़ी टर्म, सब कुछ हो जाता है। तो उस रेवेन्यू में से वो अगर हम डे टू डे एक्टिविटी का पैसा, मतलब हमने जो, मान लिया हमारा बिजनेस गारमेंट का है, गारमेंट बेच के जो पैसा कमाया था उसको अलग कर देंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। और जो दूसरा दूसरा पार्ट है उसे अदर इनकम बोल देते हैं फिर। ये 12th में बहुत काम आएगा आपका, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे उस समय पे, इट इज गोइंग टू हेल्प अस। थोड़ा आगे चलें जरा आप। गुड्स, एवरीबडी नोज व्हाट इज गुड्स, गुड्स परचेज फॉर रिसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं। और अगर कैश में खरीदेंगे तो कहाँ दिखाया जाएगा इसे, कैश बुक में। और क्रेडिट में खरीदेंगे तो कहाँ दिखाया जाएगा, परचेजेस बुक में। गॉट इट? अच्छा, और एक और चीज समझ लीजिए, ये जनरली क्या होती है, फिजिकल आइटम होती है, दे आर परचेज टू बी सोल्ड। ये टर्म अप्लाई करती है, तो मतलब हर तरह के आइटम पे ये अप्लाई करता है जैसे। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए कि गुड्स आपने खरीद ली, बेच दी तो बढ़िया, न बेची तो क्या कहलाएंगे आपके लिए वो, स्टॉक। क्या कहलाएंगे, न बेची तो क्या कहलाएगी आपके लिए वो। अच्छा, गुड्स का तो हम स्टॉक बना सकते हैं, कैन वी हैव स्टॉक ऑफ सर्विसेज एज वेल? नहीं। आपका एक लेबर है, एक दिन लेबर लग गया, नहीं लगा तो बेकार हो गया, है ना। थोड़ी होगा कि लेबर को घर पे बैठा लो पकड़ के, नहीं, फिर तो लेबर स्टॉक नहीं हो पाएगा ना हमारा। तो वी कैन स्टॉक ओनली सर्विसेज, गुड्स वी कांट स्टॉक सर्विसेज, सर्विसेज का स्टॉक हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं जरा। तो गुड्स हो गया, स्टॉक। अच्छा, अब इस साल जो हमने सामान बनाया 1 करोड़ यूनिट का, हमारा 99 लाख बिक गया, कितनी यूनिट रह गई हमारी, 1 लाख यूनिट रह गई, दिस क्लोजिंग स्टॉक, दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर। लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा वो, ओपनिंग स्टॉक, अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। तो जो जो चीज इस साल क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल क्या है वो ओपनिंग स्टॉक है। जो इस साल क्लोजिंग कैपिटल है, अगले साल क्या है वो ओपनिंग कैपिटल है। बस यही तो रूल है। ठीक है, दिस इज देयर। स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल में बचेंगे, और मेरे ख्याल से छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, दैट विल वाइंड अप इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। गॉट इट? ठीक है भाई, ऑनलाइन में। Okay, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, सो Okay, दैट्स sir. ऑल फॉर टुडे।